नमस्कारम। हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले पद्य में पढ़ा था कि राजा तपोवन के नज़दीक पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे प्रतीत होता है कि तपोवन के पास हम पहुंच चुके हैं। अब राजा तपोवन के दरवाजे के पास अर्थात तपोवन के द्वार के पास पहुंच जाते हैं। तब से संबंधित यह पद्य है, ध्यान से सुनिए। शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलम इह अस्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। अन्वय देखते हैं। इदम आश्रम पदम शांतम बाहु च स्फुरति इह अस्य फलम कुतः अथवा भवितव्यानां द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति। जब राजा तपोवन के द्वार के पास पहुँचते हैं उस समय उनकी दाहिनी भुजा फड़कने लगती है। इसी कारण राजा कह रहे हैं कि जब ये मेरी दाहिनी भुजा, यहाँ आश्रम है और इस स्थिति में दाहिनी भुजा फड़कने का कोई प्रसंग प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि जब पुरुष की, ऐसे कहा जाता है कि जब पुरुष की दाहिनी भुजा फड़कती है तो उनका प्रिय से मिलन होता है या कोई शुभ काम होते हैं। किंतु जब आश्रम में जब राजा जाते हैं तो कोई ऐसी संभावना ही नहीं लगती है कि यहाँ पर कोई इस प्रकार का कोई शुभ काम हो सकता है। इसी से संबंधित है। हम फिर अन्वय देखते हैं। इदम आश्रम पदम शांतम, इदम यह आश्रम पदम तपोवन, शांतम यह आश्रम अर्थात यह तपोवन शांत है, यहाँ ऋषि मुनि रहते हैं तो शांत होना स्वाभाविक ही है। बाहु च स्फुरति, और भुजा फड़क रही है। इह यहाँ अस्य फलम कुतः है, इसका फल कहाँ। यहाँ जब भुजा फड़क रही है तो इसका फल होने की यहाँ पर संभावना ही नहीं है। यहाँ तो आश्रम है, यहाँ तपस्वी है, तपस्या करने वाले लोग हैं, तो यहाँ पर कैसे हो सकता है ऐसा। तो फिर राजा कुछ समय सोचते हैं। इसके बाद स्वयं राजा पुष्टि करते हैं कि ऐसा संभव हो सकता है। कैसे संभव हो सकता है। अथवा भवितव्यानां द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति, या भवितव्यानां द्वाराणि होने के द्वार सर्वत्र भवन्ति, सब जगह होते हैं। कहने का मतलब जो अवश्य होना है उसको कोई नहीं रोक सकता है। आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। जब राजा तपोवन के पास तपोवन में जाते हैं तो उनकी दाहिनी भुजा फड़कने लगती है, और जब दाहिनी भुजा फड़कती है तो राजा सोचते हैं कि यहाँ मेरा क्या शुभ हो सकता है, यहाँ तो कुछ लगता ही नहीं है शुभ होने का कोई। फिर राजा स्वयं कहते कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि होनी के द्वार सब जगह होते हैं। जो होना है निश्चित रूप से होना है, वो कहीं भी हो सकता है। अतः यहाँ पर जो मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है तो हो सकता है जो मेरा कुछ इससे संबंधित शुभ होना चाहिए वो हो सकता है। ठीक है। अब इसमें आर्य छंद है और अर्थांतर न्यास अलंकार है। अर्थांतर न्यास अलंकार इसलिए है क्योंकि अपने इस अंतिम पद्य में सूक्ति दी हुई है, और आपको पहले भी बताया जा चुका है जहाँ पर सूक्ति होती है वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। ठीक है। अगला पद्य देखते हैं। अब राजा आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही सुंदर तापस कन्याएं वहाँ पर घड़ों से पौधों को जल सींचने का काम कर रही है। उनको देख करके राजा के मन में कैसा प्रतीत होता है वो यहाँ पर बताया गया है इस श्लोक में, इस पद्य में।
शुद्धांत शुद्धांत दुर्लभम इदम शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुः आश्रमवासिनः यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणैः उद्यानलता वनलता भी। अन्वय देखते हैं। आश्रमवासिनः जनस्य यदि शुद्धांत दुर्लभम इदं वपु अस्ति तर्हि खलु उद्यानलता वनलता भी गुणैः दूरीकृता। देखिए, आश्रमवासिनः जनस्य यदि आश्रम में निवास रहने वाले व्यक्तियों का यदि शुद्धांत दुर्लभम इदम वपु शुद्धांत दुर्लभम, शुद्धांत से तात्पर्य यहाँ पर है अंतःपुर से, राजमहलों से। दुर्लभम जो राजमहलों में भी दुर्लभ होता है, दिखाई नहीं देता। इदम वपु यह शरीर, यह सौंदर्य। इदम वपुः अस्ति। फिर ध्यान से देखिए, आश्रमवासिनः जनस्य यदि आश्रम में निवास करने वाले व्यक्तियों का यदि सौंदर्य अंतःपुर में रहने वाली नारियों से, कन्याओं से अधिक सुंदर है, उनके समान है, या ये कह सकते हैं जो सौंदर्य अंतःपुर में भी दुर्लभ होता है, और वैसा सौंदर्य यदि इन आश्रम में रहने वाली तापस कन्याओं में दिखाई दे रहा है, तो निश्चित ही क्या कहा जा सकता है? उद्यान लता वन लता भी गुणै दूरीकृता। वन लता भी, वन की लताओं के द्वारा, वन की बेल के द्वारा, गुणई अपने गुणों के द्वारा, उद्यान लता दूरीकृता, उद्यान की लता को तिरस्कृत कर दिया गया है। देखिए, अब एक जो वन में उगने वाली बेल होती है, एक बगीचे में होती है जिसकी माली कितनी अच्छी तरह से देखभाल करता है, और उपवन में होती है एक बेल ऐसी, और एक जो सीधे जंगल में उगती है, तो निश्चित रूप से ऐसा ही माना जाता है कि जो उद्यान की बेल है उनका सौंदर्य अधिक होता है। किंतु यदि जंगल की बेल है, वन की बेल है, और वो बेल उद्यान से सुंदर हो, तो निश्चित रूप से यही कहा जाएगा कि वास्तव में ये तो कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही अलग लग रहा है। और यही बात अब इसी प्रसंग में यहाँ आई है कि जब राजा आश्रम में आते हैं और वहाँ देखते हैं कि वो तापस कन्याएं हैं, वो इतनी सुंदर है कि राजमहल की जो रानियां हैं उनसे भी अधिक सुंदर है, तो उनको देख करके राजा कह रहा है कि ऐसा सौंदर्य महलों में भी दिखाई नहीं देता, राजमहलों में, और वैसा यहाँ आश्रम में है। तो निश्चित रूप से ये कहना पड़ेगा कि वन की बेल ने उद्यान की बेल को तिरस्कृत कर दिया है, वन की बेल उद्यान की बेल से अधिक सुंदर है। ठीक है, अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, फिर बता देता हूँ। राजा कह रहे हैं, यदि आश्रम में निवास करने वाली इन तापस कन्याओं का इतना सौंदर्य दिखाई दे रहा है इन कन्याओं में, तो निश्चित रूप से ऐसा सौंदर्य तो हमें राजमहलों में भी दिखाई नहीं दे सकता। ऐसा इन तापस कन्याओं में है, तो निश्चित रूप से ये कहा जाएगा कि उपवन की लताएं हैं, उनको वन की लताओं ने तिरस्कृत कर दिया है। ठीक है, इसमें आर्य छंद है और इसमें निदर्शन अलंकार है, आर्य छंद है। ठीक है, आज इतना ही।
और अगले कालांश में हम 16वां पद्य देखेंगे। धन्यवाद।